हम विभिन्न बाज़ारों में कीमतों का जो निर्धारण है वो पढ़ रहे थे। पूर्ण प्रतियोगिता हम पढ़ चुके हैं, एकाधिकार बाज़ार चल रहा है और एकाधिकार बाज़ार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है वो हम देख चुके हैं, यानी फर्म कहाँ संतुलन में होती है वो देख चुके हैं। अब एकाधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं कीमत विभेदीकरण। आपकी किताब में इसे कीमत में भेदभाव लिखा हुआ है, तो वो कीमत विभेदीकरण ही है। सबसे पहली बात तो कीमत विभेदीकरण यानी कि कीमत में जो भेदभाव होता है उसका मतलब क्या है, आपकी बुक में पेज नंबर 4.45 पे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ मिल गया। हाँ 3.1.4 पॉइंट है जिसमें लिखा है कीमत का निर्धारण। तो निर्धारण को कट करके वहाँ लिख लो कीमत विभेदीकरण, हेडिंग ये डाल लो। हेडिंग इसमें सही नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में तो सही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हिंदी में हेडिंग गलत हो गया। सही है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कीमत का विभेदीकरण। अब मतलब समझो कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है। जब कोई उत्पादक जिस वस्तु या सेवा का वो उत्पादन करता है उसे विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचता है तो उसे हम कीमत विभेदीकरण कहते हैं। आमतौर पर यह होता है कि एकाधिकारी या कोई भी उत्पादक है वो अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित कर लेता है और उसके बाद सभी उपभोक्ताओं यानी सभी ग्राहकों को वो एक समान कीमत पर बेचता है। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, फैक्ट्री में डस्टर बना और कीमत तय हो गई 25 रुपये, तो 25 रुपये के हिसाब से इसे बेचा जाएगा। चाहे कोई ग्राहक ए इसे खरीदने के लिए आए, चाहे ग्राहक बी आए या कोई ग्राहक एक्स या वाई आए, सबको 25 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा। लेकिन कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे ग्राहक ए आया, उसको 30 रुपये में बेचा, ग्राहक बी आया उसे 28 में बेच दिया, कोई ग्राहक सी आया, एकाधिकारी ने देखा कि ये ज़्यादा पैसा दे सकता है, उसको 40 में बेचा, किसी को 25 में भी दे दिया, किसी को 20 में भी दे दिया। तो ये कीमत विभेदीकरण है। ठीक है, तो कीमत विभेदीकरण का अर्थ है कि एकाधिकारी उत्पादक अपनी विशिष्ट वस्तु या सेवा को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचता है, तो इसे हम कीमत विभेदीकरण कहते हैं। ये कीमत विभेदीकरण 3 प्रकार का मुख्य रूप से देखने को मिलता है। पहला होता है व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण। व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण का मतलब अभी जो मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही है। एकाधिकारी उत्पादक अपनी विशिष्ट वस्तु या सेवा को अलग अलग क्रेताओं को जब अलग अलग कीमत पर बेचता है तो उसे व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। यानी प्रत्येक जो अलग अलग व्यक्ति आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, उनको अलग अलग कीमत पर वो बेचेगा। दूसरी तरफ आता है स्थानीय कीमत विभेदीकरण। स्थानीय कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत एकाधिकारी अपना जो पूरा बाजार होता है उस बाजार को अलग अलग हिस्सों में बांट लेता है, यानी बाजार का उपविभाजन करने में वो सक्षम होता है। किसी एक बाजार में वो वस्तु की कीमत अधिक रखता है, दूसरे बाजार में वस्तु की कीमत थोड़ी अलग रखता है, और अगर 2 से भी ज़्यादा बाजार हैं तो तीसरे बाजार में वस्तु की कीमत और अलग रखता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए वो अपने पूरे बाजार को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक देश के अंदर का बाजार यानी घरेलू बाजार और दूसरा देश के बाहर यानी जिसे आप निर्यात कह सकते हो। तो देश के अंदर वो वस्तु की कीमत ज़्यादा रख सकता है और विदेश में वस्तु की कीमत कम रख सकता है। तो हो गए ना तो अलग अलग बाजार, उसने अलग अलग कीमत तय कर ली है। तीसरा होता है उपयोग या व्यवसाय के अनुसार। कीमत विभेदीकरण कई बार वस्तु का जो उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है या किस व्यवसाय के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके आधार पर भी होता है। जैसे हमारा जो
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है यानी विद्युत विभाग है, वो अलग अलग प्रकार के जो वर्ग हैं उनसे अलग अलग कीमत वसूल करता है। बिजली तो एक ही है, लेकिन वो बिजली का कनेक्शन अगर घरेलू उपभोक्ताओं को दिया गया तो घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली का जो बिल है वो अलग रेट से लिया जाता है, यानी वहां प्रति यूनिट जो चार्ज लगाया जाता है वो अलग होगा। लेकिन अगर वो दुकानदार है यानी आपने व्यावसायिक कनेक्शन ले रखा है, कॉमर्शियल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, तो हाँ बिल अलग रेट से आएगा। कॉमर्शियल कनेक्शन की जो रेट है वो थोड़ी अलग होती है, ज़्यादा होती है अमूमन। और जो कृषक हैं, किसान हैं, जब उनको कृषि कनेक्शन दिया जाता है तो उनसे बिजली की जो रेट ली जाती है वो अलग रेट से ली जाती है। तो अलग अलग उपयोग हैं, कोई कृषि के लिए काम में ले रहा है, कोई घर के लिए काम में ले रहा है, कोई कारखाने के लिए काम में ले रहा है या दुकान के लिए काम में ले रहा है, तो उनसे अलग अलग रेट वसूल की जाती है। तो ये उपयोग या व्यवसाय के अनुसार कीमत विभेदीकरण हो गया। ठीक है, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे रेलवे का उदाहरण तो मैंने दे दिया। इसी प्रकार कुछ देश है विदेशी बाजार पर कब्जा करने के लिए कम कीमत पर माल भर देते हैं, यानी अपने देश में वस्तु की कीमत ऊंची रख रहे हैं क्योंकि अपने देश में तो उनका व्यवसाय जमा हुआ है। लेकिन दूसरे देश में जब उन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया है और वहाँ दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे या नहीं करेंगे, करनी पड़ रही है। ऐसे में वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए और उस विदेशी बाजार पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए, यानी वहाँ बाजार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए प्रारंभ में वस्तु की कीमत कम रखता है। अब अच्छी क्वालिटी का माल है, कम कीमत पर मिल रहा है, तो विदेशी जो ग्राहक हैं वो उसको आसानी से खरीद लेंगे। उनको आदत पड़ जाएगी, देखेंगे बढ़िया क्वालिटी का माल है, सस्ते में मिल रहा है, तो वो अपने देश का जो उत्पादन है उसको खरीदने के बजाय एकाधिकारी का जो उत्पाद है उसको खरीदना शुरू कर देंगे। और जब बाजार में उसकी अच्छी गुडविल हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, बहुत सारे लोग उसके माल को खरीदने लगेंगे, तो ऐसे में फिर वो वस्तु की जो कीमत है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक उदाहरण और दिया हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालय अन्य छात्रों की तुलना में जो सायकालीन छात्र हैं यानी इवनिंग शिफ्ट में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे शिक्षण शुल्क अधिक लेता है। अपने यहाँ तो क्या है कि ऐसी परंपरा नहीं है, राजस्थान में तो ऐसे कॉलेज बहुत कम हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ लोग क्या करते हैं कि दिन में तो वो कोई काम धंधा कर रहे होते हैं, स्टूडेंट है वो पार्ट टाइम कहीं काम कर रहे होते हैं, गरीब लोग होते हैं या किसी के पास समय की कमी होती है, तो वो दिन में किसी कारण से नहीं पढ़ पाते, रीज़न कोई भी हो, तो उनके लिए जो शाम को है वहाँ कॉलेज लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि शाम को 6 बजे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो दिन की शिफ्ट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे फीस कम ली जाएगी और रात की शिफ्ट में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे फीस ज़्यादा ली जाएगी। पढ़ाने वाले टीचर उसी कॉलेज के हैं, लेकिन शाम वाले जो बच्चे हैं उनसे फीस अलग ले रहे हैं, तो ये कीमत विभेदीकरण ही है। इसके अलावा ये कतिपय पत्रिकाओं के मामले में छात्र पाठकों से अपेक्षाकृत कम चंदा लिया जाता है, मतलब उनसे कम पैसे लिए जाते हैं। कुछ मैगजीन वगैरह ऐसी होती हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी उपयोगी होती हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो हैं उनसे उसके ऊपर जो प्रिंट रेट है वो ली जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जब वो खरीदते हैं तो उनको कुछ छूट दी जाती है। जैसे किसी खास लाइब्रेरी के साथ मैगजीन वालों का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी लाइब्रेरी में जैसे मान लीजिए 500 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो इन 500 बच्चों में से जो भी बच्चे इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो उनको 5 रुपये 10 रुपये वो डिस्काउंट दिया जाएगा। या स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी स्कूल के अंदर जो बच्चे खरीदना चाहते हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह सामान्य ग्राहक से अलग कीमत ली जाएगी और जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे कम कीमत ली जाएगी। तो ये भी कीमत विभेदीकरण ही है। वो विद्यार्थियों को कुछ लाभ देना चाहते हैं कि भाई बच्चा पढ़ने वाला है और कमा रहा नहीं है तो बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट दे दें। इसके अलावा जैसे
फ़ोन कंपनियां हैं, ये भी ऐसा ही करती हैं। जो अव्यस्त समय है, आप देखते हो कि कुछ समय तो काफ़ी व्यस्त होते हैं और कुछ फ़ोन कॉल के हिसाब से अव्यस्त समय होते हैं। आमतौर पर जैसे आप ये कहें सुबह 5 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक लोग आमतौर पर दूसरों को फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठ रहे होते हैं, सुबह सब लोग अपने दैनिक क्रियाक्रम में होते हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई नहा धो रहा है, कोई अपने ऑफिस के लिए तैयार, तो फ़ोन कॉल नहीं होते। लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक फ़ोन कॉल बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग हैं वो फ़ोन कॉल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में टेलीफोन कंपनियां भी इस चीज़ को समझती हैं। अभी तो जो आप रिचार्ज वगैरह करवाते हो उनमें ऐसे प्लान थोड़े कम हो गए हैं, वरना पहले ऐसे प्लान आया करते थे कि आप रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जब कॉल करोगे ना, तो कॉल की जो रेट है वो कम लगती थी। आजकल तो वो अनलिमिटेड आ जाता है, एक बार रिचार्ज करवा लो, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। पहले जो आउटगोइंग है उसके ऊपर पर मिनट या जो भी फिक्स टाइम था उसके हिसाब से पैसे लगते थे। भाई 1 मिनट का जैसे 1 रुपया लगता है, या 1 मिनट का 1 रुपया 20 पैसा लगता है, ऐसे लगते थे। आपने 10 मिनट बात की तो अगर प्रति मिनट 1 रुपया लग रहा है तो आपको बैलेंस 10 रुपये कट जाता था। मैसेज आता था, आपने इतनी देर बात की तब पैसा कट गया। लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है, आजकल अनलिमिटेड कॉलिंग है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य देशों में ऐसा चल सकता है, यानी जिस समय टेलीफोन कॉल आमतौर पर ज़्यादा होते हैं उस समय प्रति मिनट टेलीफोन की जो दर है वो ज़्यादा वसूल की जाती है, और जिस समय आमतौर पर लोग टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉल कम करते हैं, उस समय कॉल की रेट कम है। जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कौन कॉल करेगा, बहुत कम लोग कॉल करते हैं, तो कॉल की रेट कम कर देते हैं। इसके बाद में आता है कीमतों में भेदभाव की स्थितियां, यानी कीमत विभेदीकरण कब कब संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उत्पादक है वो अपनी वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल कर ले, ये संभव नहीं है। कीमत विभेदीकरण तभी संभव होता है जब कुछ शर्तें पूरी हों। वैसे 4 प्रमुख शर्तें हैं जो आपके सिलेबस में भी शामिल की हुई हैं, देखिए। पहला है एकाधिकारी उत्पादक। कीमत विभेदीकरण एकाधिकार में ही संभव होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में या जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार है, अल्पाधिकार है, उनमें कीमत विभेदीकरण संभव नहीं होता। कीमत विभेदीकरण संभव होने के लिए आवश्यक है कि उत्पादक का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अब पूरा नियंत्रण एकाधिकार में ही संभव है, तो आप कह सकते हो कि कीमत विभेदीकरण सिर्फ एकाधिकार में ही संभव होता है, अन्य प्रकार के बाजारों में संभव नहीं है। दूसरा है विक्रेता को अपने बाजार को 2 अथवा अधिक उप बाजारों में विभाजित करने में समर्थ होना चाहिए। यानी जो भी उत्पादक या एकाधिकारी कीमत विभेदीकरण करना चाहता है वो इतना समर्थ होना चाहिए कि अपने वस्तु के जो कुल बाजार है उसको 2 या 2 से ज़्यादा बाजारों में विभाजित कर सके। जैसे देश के अंदर अलग कीमत, विदेश में अलग कीमत, तो 2 अलग अलग बाजार हो गए। या वो ऐसा कर सकता है कि एक राज्य में अलग कीमत, दूसरे राज्य में अलग कीमत, लेकिन तब ये होना चाहिए कि एक राज्य से माल दूसरे राज्य में नहीं आ पाए। कुछ इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो सकती है तो वो देश के अंदर भी कीमत विभेदीकरण कर सकता है स्थान के आधार पर। बस ये होना चाहिए कि एक बाजार में और दूसरे बाजार में वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो पाए। यही शर्त यहाँ तीसरे रूप में दी हुई है। पहले कीमत लोच वाली बात कर देता हूँ, फिर चौथी बात करूँगा। विभिन्न उप बाजारों में उत्पाद की कीमत लोच अलग अलग होनी चाहिए। आपने मांग की कीमत लोच पढ़ी है ना, तो अगर एकाधिकारी ने अपने वस्तु के बाजार को 2 या 2 से अलग भागों में विभाजित कर रखा है, तो ऐसे में अलग अलग बाजारों में उसकी वस्तु की मांग की कीमत लोच अलग अलग होनी चाहिए।
अगर दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच समान है तो कीमत विभेदीकरण का कोई लाभ नहीं होगा। अगर मांग की कीमत लोच अलग अलग है तभी कीमत विभेदीकरण से उसको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जिस बाजार में मांग की कीमत लोच कम होती है उस बाजार में वस्तु की कीमत ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि वस्तु की कीमत ज्यादा रखेंगे तो ऐसे में मांग मात्रा में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस बाजार में मांग की कीमत लोच ज्यादा होती है वहां कीमत में परिवर्तन होते ही मांग मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इसलिए जिस बाजार में मांग की कीमत लोच ज्यादा है वहां वस्तु की कीमत कम रखी जाती है ताकि ज्यादा मांग मात्रा उपभोक्ता करें। तो याद रखना, जिस बाजार में मांग की कीमत लोच कम रहेगी वहां कीमत ऊपर, और जिस बाजार में मांग की कीमत लोच ज्यादा रहेगी वहां वस्तु की कीमत कम रखी जाएगी। चौथी शर्त है जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, वो निम्न कीमत बाजार के क्रेताओं के लिए इस उत्पाद को उच्च कीमत वाले बाजारों में पुनः बिक्री करना संभव नहीं होना चाहिए। समझे इस चीज को? जैसे मैंने अभी बताया कि एकाधिकारी ने बाजारों को अलग अलग कर रखा है। अब जैसे हम देश का ही उदाहरण लें कि कोई भी एक उत्पाद है, जैसे मान लीजिए पंखा ही मान लो कि एकाधिकारी उत्पादक पंखे का उत्पादन करता है। राजस्थान में वो बेचता है 1000 रुपये में, पंजाब में बेचता है 1500 रुपये का। तो ऐसे में राजस्थान के लोग ये नहीं सोच सकते क्या कि अपने यहाँ से 1000 में पंखा खरीदें और पंजाब में जाकर के एकाधिकारी उत्पादक तो 1500 में बेचता है, हम 1400 को बेच दें, तो व्यक्ति लाभ कमा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी दो बाजार हैं, उन्हें इस प्रकार से अलग किया जाना चाहिए कि जहां वस्तु की कीमत कम है वहां से उस वस्तु को खरीद करके महंगे वाले बाजार में बेचना संभव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कीमत विभेदीकरण संभव नहीं होगा। तो ये 4 शर्तें हैं, अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कीमत विभेदीकरण संभव होता है। समझ में आई चारों? कोई डाउट? चलो, इसी चीज को एक गणितीय उदाहरण से भी स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आपकी किताब वाला ये ले लेता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे दिया हुआ है कि एकाधिकारी जो उत्पादक है वो बाजार को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक बाजार को वो कहता है ए और दूसरे बाजार को कहता है बी। तो ये तो हो गए बाजार। दूसरा ये कहता है कि एकाधिकारी कीमत कितनी है? 30 रुपए। ठीक है, अगर कीमत विभेदीकरण नहीं किया जाए, है ना, अगर कीमत विभेदीकरण नहीं किया जा रहा तो उस वस्तु की कीमत कितनी है? 30 रुपए। और मांग की लोच की बात करें, यहां ऊपर लिख देता हूं, मांग की लोच, ये कीमत लोच है। ठीक है, मांग की लोच बाजार ए में दी हुई है 2, ठीक है, ये लिख दिया, और बाजार बी में दी हुई है 5। ठीक है, तो एकाधिकारी ने अपने वस्तु के बाजार को 2 भागों में बांटा है, एक ए और दूसरा बी। अगर कीमत विभेदीकरण नहीं किया जाए तो वस्तु की कीमत रहती है 30 रुपए। बाजार ए में मांग की कीमत लोच है 2 रुपये और बाजार बी में मांग की कीमत लोच है 5। तो ऐसे में एकाधिकारी को कीमत विभेदीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसको फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था, वो देखें, एम आर और ए आर का संबंध बताया था ना, ए आर, एम आर और मांग की लोच का, उसी सूत्र का यहाँ इस्तेमाल किया गया। लिख देता हूं, एम आर बराबर ए आर मांग की लोच माइनस 1 बटा मांग की लोच। ठीक है, ये लो। अब हम पहले बाजार ए की बात करते हैं, तो बाजार ए में हम एम आर की गणना करें। ठीक है, तो ये बाजार ए में मांग की लोच है, ये लिख दिया ए। अब
ए आर यानी कि औसत आगम कितनी बता रहे हैं, कीमत के बराबर है। तो यहां 30 लिखो, एकाधिकारी कीमत है ना। आप लोगों को पहले बताया था कि कीमत किसके बराबर होती है, ए आर के बराबर। मांग की कीमत लॉस कितनी आ रही है, 2 माइनस 1, तो यहां 2। तो एम आर कितना होगा उसकी गणना करनी है। 30 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो हो गया 1/2। तो 30 को अगर हम 1/2 से गुणा करें तो कितना आ रहा है, 15। तो जिस बाजार में यानी बाजार ए में मांग की कीमत लॉस है 2 है, तो वहां सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 15 रुपए प्रति इकाई आ रहा है। ठीक है, यानी एक इकाई के लिए उसको 15 रुपए मिल रहे हैं। अब बाजार बी की बात करें, और इधर कर दूं यहां, तो बाजार बी में एम आर गणना करें, सूत्र लिख देता हूं। अब यार ये बी बाजार है, 30 5 माइनस 1/5, तो 30 गुणा 5 में से गया 4/5, कितना आएगा, काट लो। 30 में 5 का भाग देंगे तो 6, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो 6 चौक 24। अब देखो यहां जिस बाजार में मांग की कीमत लॉस कम है, यानी कि 2 थी बाजार ए में, वहां एम आर कितना आ रहा है, 15। और जिस बाजार में मांग की कीमत लॉस ज्यादा थी, यानी बाजार बी में मांग की कीमत लॉस 5 थी, ए से ज्यादा है, तो यहां हम अगर एम आर की गणना करें तो आ रहा है 24। अब सोचो, इस महत्वपूर्ण चीज है ये, अगर एकाधिकारी अपनी वस्तु में कीमत विभेदीकरण करना प्रारंभ करें और बाजार ए में से उस वस्तु को हटाए, यानी वस्तु की एक इकाई को बाजार ए में से हटा करके बाजार बी में बेचना शुरू करें, तो क्या होगा, ठीक है, ओके नॉर्मल। बाजार ए में से वस्तु को निकाला तो उसको कितने का नुकसान हुआ, 15 रुपए का। और बाजार बी में उसने उस बेचा तो उसको मिला कितना, 24 रुपए मिला। मतलब वस्तु का स्थानांतरण किया, एक बाजार से दूसरे बाजार में लेके गए, तो 24 माइनस 15, उसको टोटल 9 रुपए का लाभ हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए फायदे का काम है कि वो ए आर बाजार में, ये बाजार ए में से वस्तु की कुछ इकाइयों को निकालता जाए और बाजार बी में बेचता जाए, तो उसको फायदा होगा। लेकिन ये फायदा तभी तक होगा जब दोनों बाजारों में एम आर है वो बराबर हो जाए। कैसे, देखो छोटा सा चित्र बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बाजार ए है, इसमें मांग की लॉस कम है, तो जो ए आर और एम आर का ढाल है वो थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, ये बाजार ए के लिए, ये बाजार बी के लिए, ठीक है, और ये मान लिया ये ए आर और ये एम आर, ठीक है। अब शुरू में मान लीजिए ये स्थिति ये थी, तो ये अब अगर बाजार ए में से हम वस्तु को हटाएं और बाजार बी में बेचें, तो हमें वस्तु की कम मात्रा यहां काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम वस्तु की मात्रा को यहां से हटा करके उधर बेचें, तो बाजार ए में एम आर बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि वस्तु की मात्रा कम होगी। तो ये जैसे मान लीजिए वस्तु की मात्रा कम हो गई, तो ये एम आर यहां तक आ गया ना। और बाजार ए में अगर वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ए आर घटना शुरू कर देगा। पहले एम आर यहां तक था, और जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाई तो एम आर घट करके यहां तक आ गया। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जब बाजार ए से बाजार बी में हम वस्तु का स्थानांतरण करेंगे, क्योंकि अभी मांग की लोच अलग अलग है, तो एकाधिकारी को इससे लाभ होगा। ये एक सीमा तक ही संभव है। जैसे जैसे हम ए में से वस्तु को बी में स्थानांतरित करते जाएंगे, तो ए का एम आर बढ़ता जाएगा
और बी का एमआर घटता जाएगा। यहाँ देखो अगर 15 है, ये 15 से ऊपर बढ़ना शुरू करे और इधर 24 है, ये 24 से नीचे घटना शुरू करे, तो ऐसे में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों बाजारों में एमआर बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, 15 बढ़ेगा और 24 घटेगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों बाजारों में एमआर बराबर हो जाएगा और उसके बाद अगर हम स्थानांतरण करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो एक बाजार से दूसरे बाजार में वस्तु का स्थानांतरण एक सीमा तक ही किया जा सकता, उसके बाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट और दिए हुए देखें कि कीमत में भेदभाव के उद्देश्य से सीधा है कि कीमत में जब विभेदीकरण किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। कीमत में विभेदीकरण का सबसे प्रमुख उद्देश्य तो अधिक जो अपना लाभ है उसको बढ़ाना होता है। एकाधिकारी कीमत विभेदीकरण इसलिए करता है ताकि वो अपना जो लाभ उसको पहले मिल रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, यानी अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए करता है। दूसरा दिया हुआ है आपकी बुक में, देखो हिंदी में थोड़ा सा सही टाइप नहीं हुआ है, लिखा हुआ है रहतिये के आधिक्य को बेचने के लिए। मतलब इसका ये है कि जब एकाधिकारी कीमत विभेदीकरण करता है तो ऐसे में उपभोक्ता की जो बचत होती है वो कम हो जाती है और एकाधिकारी उस उपभोक्ता की बचत को स्वयं ले लेता है। इससे एकाधिकारी का लाभ बढ़ जाता है। तो सीधा सीधा है कीमत विभेदीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उपभोक्ता की जो बचत है उसको भी एकाधिकारी खुद वसूल कर सके। तीसरा है बड़े पैमाने की किफायत का लाभ उठाने के लिए। अगर एकाधिकारी अपनी वस्तु के बाजार का विस्तार करे, जैसे मान लीजिए पहले अपने देश में ही बाजार वस्तु को बेच रहा था, अब वो विदेश में भी बेचना शुरू करे, तो ऐसे में एकाधिकारी का जो उत्पादन का पैमाना है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पहले साल में वो 1000 पंखों का उत्पादन करता था जो देश में बिकते थे, अब उसको विदेशी बाजार में भी बेचना है तो 1000 के बजाय 2000 या 3000 पंखों का उत्पादन करेगा। कहता है उसको अपने संयंत्र का आकार यानी फैक्ट्री की जो आकार है उसको बढ़ाना पड़ेगा और पैमाना जब बढ़ाया जाएगा तो बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होंगी। पढ़ा चुका हूं मैं बड़े पैमाने की बचतें। इसके बाद एक और दिया हुआ है पॉइंट, विदेशी बाजार पर कब्जा करने के लिए। कीमत विभेदीकरण प्राय विदेशी बाजार पर कब्जा करने के लिए भी किया जाता है। अपने देश में तो वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचेंगे क्योंकि उन्हें लाभ भी कमाना है, लेकिन दूसरे देश में उनका जो मुख्य उद्देश्य है अभी लाभ कमाना नहीं होता। दूसरे देश में जो अन्य फर्में हैं जो उसके साथ कंपटीशन कर रही हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि अभी हम विदेशी बाजार में वस्तु की जब कीमत कम रखेंगे तो जो अन्य फर्में हैं प्रतिस्पर्धा करने वाली उनको हानि होना शुरू हो जाएगी और वो मार्केट से हट जाएंगी और एकाधिकारी फर्म है उसका विदेशी बाजार में भी नियंत्रण हो जाएगा। तो विदेशी बाजार पर नियंत्रण यानी कि कब्जा करने के उद्देश्य से भी कीमत विभेदीकरण किया जाता है। इसके बाद है कीमत निर्धारण के जरिए समानता प्राप्त करने के लिए। दोनों बाजारों में जो एमआर का अंतर है, अगर हम कीमत विभेदीकरण करें, एक बाजार से दूसरे बाजार में वस्तु को स्थानांतरित करें तो फिर दोनों बाजारों में एमआर बराबर हो जाएगा। तो समानता स्थापित करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता। अब देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, ठीक है, वो है एकाधिकार बाजार में कीमत विभेदीकरण की स्थिति में संतुलन कैसे होगा। यानी कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत संतुलन कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये इस कीमत विभेदीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे सरल भी है, मजेदार चीज, ठीक है। समझाता हूं, एक डायग्राम पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं फिर डायग्राम।
जब कोई एकाधिकारी उत्पादक है, वो अपने वस्तु के बाजार को दो भागों में विभाजित कर लेता है। सरलता के लिए हम दो मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि ये दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो। और जिस प्रकार दो बाजारों में संतुलन स्थापित होगा, 3, 4, 5 कितने भी बाजार हो उनमें संतुलन स्थापित हो सकता है। विधि एक ही है। तो हम सरलता के लिए मान लेते हैं कि दो बाजार हैं और एकाधिकारी दो बाजारों को अलग अलग कर पा रहा है। अब वो संतुलन प्राप्त करना चाहता है तो उसको 3 निर्णय लेने पड़ेंगे। पहला, कि वो वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करे ताकि उसका लाभ अधिकतम हो सके। भाई संतुलन में कब होती है फर्म? जब लाभ अधिकतम होता है। तो एकाधिकारी को पहला निर्णय ये करना है कि वो वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करे ताकि उसका लाभ अधिकतम हो सके। अब दूसरा उसको निर्णय क्या करना है कि दो अलग अलग बाजार हैं, तो दोनों बाजारों में वो वस्तु की कितनी कितनी मात्रा की बिक्री करे, यानी कुल उत्पादन का वितरण दोनों बाजारों में कितना हो। ए बाजार में कितना माल बेचेगा और बी बाजार में कितना माल बेचेगा। तीसरा उसको ये निर्णय करना पड़ता है कि दोनों बाजारों में वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित करें। बाजार ए में कितनी निर्धारित हो और बाजार बी में कितनी कीमत निर्धारित हो, क्योंकि समान तो रख नहीं सकता। समान होगा तो फिर कीमत विभेदीकरण का मतलब ही क्या है? अलग अलग कीमत रखनी है उसे। तो उसे 3 महत्वपूर्ण निर्णय करने पड़ते हैं। अब एकाधिकारी का जो कीमत विभेदीकरण है उसमें फर्म का संतुलन कैसे प्राप्त होगा, उसकी 2 शर्तें होती हैं। पहले मैं चित्र बना देता हूं, फिर शर्तें लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। जैसे ये बाजार ए है, ठीक है, और ये बाजार बी। बाजार ए में मांग की कीमत लॉस कम है, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं लिख देता हूं 2 और यहां अभी 5, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, वही ले रहा हूं। अब बाजार ए में, ठीक है, ये बाजार ए में उपभोक्ता का औसत आगम वक्र है AR, और ये MR, ठीक है। और ये बाजार बी, ये बाजार बी में उपभोक्ता का AR वक्र है, ठीक है, और ये MR वक्र है। अब एकाधिकारी को करना क्या है, इन दोनों बाजारों के जो AR और MR हैं उनको जोड़ करके पूरे बाजार के लिए उसको AR और MR बनाना है। तो यहां बना दें, ठीक है, दिख जाएगा, पीछे दिख रहा है। हाँ, तो अब जोड़ेंगे कैसे वो देखो। पहले मैं डॉटेड लाइन से सिखाता हूं। देखिए, जब बाजार में इस बिंदु, कोई भी नाम ले दो, इस बिंदु T से ऊपर कीमत होती है तो बाजार इस B में वस्तु की मांग होती ही नहीं है, यानी यहां मांग की कीमत लो से ज्यादा है। तो अगर आप कीमत इस T से ज्यादा रखो तो इस बाजार में माल बिकेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में इस कीमत से ऊपर एकाधिकारी के लिए जो कुल, यानी हम कहेंगे कि एकाधिकारी का जो समग्र सीमांत आगम और औसत आगम है उसका हिस्सा ये वाला रहेगा। तो इसके समान जो एक कीमत है, यहां से ऐसे बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे ये बिंदु है, इसके समान मैंने ये ले लिया, तो यहां से वक्र शुरू होगा। और अब आप ये दूरी नाप लीजिए, यहां से यहां तक कितनी है, तो ये AR की हो जाएगी। तो जैसे ये दूरी यहां तक आ रही है, मैं बिना नापे बना रहा हूं, आप स्केल से नाप के बनाना, एग्जैक्ट बनेगी। तो ये तो हो गया AR, ठीक है। अब ये दूरी नाप लो, ठीक, तो ये दूरी यहां नापी, ये आ गया MR।
तो इस कीमत के ऊपर ऊपर वाला तो बन गया। अब इस कीमत के नीचे की अगर बात करें तो वहां दोनों बाजारों में मांग है। तो जैसे मान लेता हूं मैं, ये कोई यहां ले लेता हूं लास्ट में, ठीक है, यहां तक, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। तो यहां से ये दूरी नाप लो और फिर यहां से ये दूरी नाप लो, दोनों का जोड़ करो। जैसे मान लेता हूं कि ये 10 है, यहां से यहां की दूरी ये 10 इंच है और यहां से यहां की दूरी 15 इंच है, ठीक है। आप स्केल में नाप मेजरमेंट ले रहे हो तो सेंटीमीटर मान सकते हो। दोनों को जोड़ो, जैसे हमने किया था ना कि बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त किया था, जो अलग अलग उपभोक्ता हैं उनके बाजार मांग वक्रों का क्षैतिजीय योग करके हमने बाजार मांग प्राप्त किया था, वही हमें करना है। बाजार ए का जो औसत आगम वक्र है और बाजार बी का जो औसत आगम वक्र है उसका क्षैतिजीय योग करना है। तो ये 10 ये 15 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 25। तो यहां आप दूरी कितनी लो 25, ये लो। तो ये हो गया ए आर, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दो और फिर यहां से यहां तक की दूरी लो। ये जैसे मान लीजिए 5 है और ये 15 है, तो ये आधा 7.5 हो जाएगा। तो 5 और 7.5 12.5। तो यहां से आप 12.5 दूरी नापो, ये ठीक है, आगे तक बढ़ाना। तो ये समग्र औसत आगम वक्र हो गया, ठीक है। और ये पूरे बाजार के लिए समग्र मांग वक्र, ये सीमांत आगम वक्र हो गया। इसको आप एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर भी कह सकते हो, ठीक है। एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू, समग्र सीमांत आगम या राजस्व, ठीक है। अब देखो संतुलन की पहली शर्त क्या है। संतुलन की पहली शर्त यह है कि जो समग्र सीमांत आगम वक्र है ये एकाधिकारी के सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। अब एकाधिकारी माल को बेच तो अलग अलग बाजारों में रहे लेकिन उत्पादन तो एक ही जगह करेगा, ठीक है। तो ऐसे में उसका जो लागत का वक्र है वो तो एक ही बनेगा। तो उसका ये जो सीमांत लागत वक्र है ये आप बनाइए। तो ये सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब एकाधिकारी के संतुलन की पहली शर्त क्या है। पहली शर्त यह है कि ये समग्र सीमांत आगम AMR बराबर होना चाहिए किसके, सीमांत लागत के। चलो भाई, ये तो हो गया, ये संतुलन बिंदु E हो गया और ये संतुलन मात्रा हो गई OQ। पहली चीज तो तय हो गई है कि एकाधिकारी OQ मात्रा का उत्पादन करेगा। 3 निर्णय लेने थे ना। पहला निर्णय ये था कि उसका लाभ अधिकतम हो, इसके लिए उसे कितनी मात्रा का उत्पादन करना है, तो उसे OQ मात्रा का उत्पादन करना है। ये हमको पहली शर्त से पता लग गया कि पूरे बाजार के लिए जो समग्र सीमांत आगम वक्र है वो सीमांत लागत वक्र के बराबर जहां होगा वही संतुलन बिंदु हो जाएगा और उसके अनुसार ही संतुलन मात्रा तय हो गई। अब हमें करना क्या है, मैं ये जो डॉटेड लाइन है ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये चित्र बनाने के लिए बनाई थी, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। अब हमें एक दूसरी डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। मैंने कोशिश की है कि आप सरलता से इसे समझ जाएं, ठीक है। प्रैक्टिस करना इस चित्र को बार बार बनाने की। ये लो, अब देखें दूसरा काम हमें क्या करना है। जहां ये संतुलन बिंदु है वहां से एक सीधी रेखा आपको इधर लानी है। सीधी रेखा बनाना आप, और इस प्रकार लानी है कि ये दोनों बाजारों के जो सीमांत आगम वक्र हैं उनको काटें, ठीक है। आप स्केल से बनाना, एकदम सीधी बनेगी।
ठीक है, अब ये यहां MR को काट रहा है, ये यहां MR को काट रहा है, तो ऐसे में ये जो उत्पादन मात्रा है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं QA और ये QB, तो क्योंकि हमने जोड़ करके बनाया था इसलिए QA और QB दोनों मिलकर के किसके बराबर होनी चाहिए, वो Q के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा पहला निर्णय हमें ये करना था कि एकाधिकारी को कुल कितना उत्पादन करना है, तो ये तो तय हो गया। अब दूसरा ये था कि दोनों बाजारों में वस्तु का वितरण कितना कितना करना है, बाजार A में कितना बांटना है और बाजार B में कितना बांटना है, तो वो यहाँ साफ नजर आ रहा है जब इस लाइन को हम आगे तक लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बाजार A में वस्तु की सिर्फ OQA मात्रा बेचेगा और बाजार B में वस्तु की OQB मात्रा बेचेगा और दोनों का जोड़ होकर के OQ के बराबर आ रहा है। तो दूसरा निर्णय भी हो गया कि बाजार A में कितना बेचना है और बाजार B में कितना बेचना है। अब तीसरा निर्णय उसे ये लेना था कि दोनों बाजारों में कीमत कितनी कितनी होगी, तो कीमत बताता है औसत आगम वक्र यानी कि AR। तो यहां हमको एक काम करना है कि जो इस बाजार A का सीमांत आगम वक्र को ये लाइन काट रही है ना, यहां से ऊपर आप लाइन को बढ़ाओ तो ये जो बिंदु आएगा इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप F, या इधर आप देना चाहो तो OP। तो बाजार A में वस्तु की OQA मात्रा बेची जाएगी और कीमत कितनी ली जाएगी, QAF कह दीजिए चाहे OP कह दो, ठीक है। और यहां बाजार B में कितनी कीमत ली जाएगी, यहां से आप ऊपर बढ़ाओ इसको G नाम दे सकते हो और इधर आप, ठीक है। तो ये इसको मैं P1 नाम दे दूं, तो बाजार B में जो कीमत ली जाएगी वो OP1 ली जाएगी। अब आप यहां एक चीज और देखें, संतुलन की जो तीनों पॉइंट थे वो तो हमको मिल गए। अब दूसरी शर्त जो होनी चाहिए वो क्या है, दूसरी शर्त ये है कि बाजार A का जो MR है इसको मैं MRA कह दूं और बाजार B का जो MR है B, ये किसके बराबर होने चाहिए, सीमांत लागत के। तो यूं आप कह सकते हो MRA बराबर होना चाहिए MRB के, और ये दोनों बराबर किसके होना चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहां जो ये MR है, ये MRA इतना है, इसको मैं कोई नाम दे दूं, T नाम दे दूं, तो ये यहां भी बराबर है, इसको आप कह सकते हो T1। तो ये दोनों बराबर है क्योंकि स्केल से लाइन खींचेंगे तो सीधी आएगी, दोनों बराबर हैं। और ये सीमांत लागत जो यहाँ QE है उसके भी बराबर है, तो ये आपस में तीनों बराबर है। तो सीधी सीधी सरल सी चीज है, एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत संतुलन की दो शर्तें हैं। पहला, ये जो समग्र सीमांत आगम है ये सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि अलग अलग बाजारों का जो सीमांत आगम है वो भी सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। इससे हमें तीनों चीजें मिल जाएंगी कि एकाधिकारी कुल कितना उत्पादन करेगा, दोनों बाजारों में वस्तु का कितना कितना वितरण किया जाएगा, और दोनों बाजारों में वस्तु की कितनी कीमत रखी जाएगी। समझ में आया? थोड़ा मजेदार चीज लगी, ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है, समझने लायक चीज। आ गया? चलो आज के लिए इतना काफी।